हाय डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो तो शुरू करते हैं फिर, है ना। कहते हैं कि अगर आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे आपकी लाइफ में वही चीज़ बड़ी बनती जाएगी। बिल्कुल, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करना आसान है और आप उस पर प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो बिल्कुल वो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो भी आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि वो आपको मुश्किल लगते जाएंगे और आप उनसे बचते जाएंगे। प्रोसेस ऐसी रहेगी कि आपसे सोल्व नहीं होंगे। फिर हर न्यूमेरिकल, आसान से आसान न्यूमेरिकल भी आपको मुश्किल लगने लगेगा। ठीक है, तो एटीट्यूड सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम जितना इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। और ये बात सोचना नहीं है, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। ठीक है, कोशिश करके देखो, कुछ दिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, आपको आसान लगेंगे। ठीक है, आज के जो लेक्चर है इसमें हम दो तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। मतलब उनसे रिलेटेड आपके जो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ हम उस तरह के दो तीन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम आसानी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाए और पीवाईक्यू को सोल्व भी कर पाए। तो ये भी आपका मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अगेन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें ना, संभावनाएं बनती है। तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, प्रोसेस वही रहने वाली है हमें क्वेश्चन सोल्व करने की। क्या कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में उस पर सोच विचार करना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आधा तो तभी इसमें सोल्व तो तभी हो जाता है जब आप इसको समझ लेते हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है, समझना है और एनालाइज करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है कि हो क्या रहा है, इसको विजुअलाइज करना है। राइट, क्या कह रहा है देखो इसमें, ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ और मीटर सो दैट इट नीदर फॉल्स नॉर राइज। देखो आपका यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है, राइट, क्या दे रखा है, ई की वैल्यू दी गिवन है। चार्ज ऑयल ड्रॉप है, यानी ऑयल ड्रॉप जो है उस पर चार्ज है, वो उसको सस्पेंड किया गया है। सो दैट कैसे कि इट नीदर फॉल्स और नॉर राइज। क्या हो रहा है कि गिर भी नहीं रही है और ऊपर भी नहीं जा रही है ना, इस तरह से क्या है। द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा ये पूछा उसने। मास ऑफ द ड्रॉप दे रखा है ना, हाँ, चार्ज 9.9 × 10⁻⁵ 15 kg एंड जी इज इक्वल टू 10 × 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू तो वही होती है बेटा। ठीक है, हो क्या रहा है देखो, यहाँ पर एक ये हमने मान लिया कि ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, अब क्या करेगा, ऑयल ड्रॉप अगर यहाँ पे एयर में ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पे छोड़ोगे क्या होगा, नीचे ग्रेविटी सब चीज़ों को नीचे खींचती है ना, हाँ, तो नीचे जाएगा बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये नीचे फॉल करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, क्योंकि mg इस पर फोर्स लगेगा, mg। बिल्कुल क्लियर है, मैकेनिक्स पढ़ते आए हैं, बहुत मुश्किल बात नहीं है समझना इसको। अब लेकिन ये क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड है। अच्छा, चार्ज लेट अस अज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यूनिफॉर्म फील्ड जो है अगर हम उसमें ऊपर की तरफ लगा दें, राइट, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड काम कर रहा हो, इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड काम कर रहा हो, तो क्या होगा, इस पर लेट अस अज्यूम चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, +q हो गया सपोज, क्योंकि अभी ये हमें पता नहीं है कितना चार्ज है, तो +q अज्यूम कर लेते हैं इसको। तो अब हमें पता है कि +q होने के बाद में अगर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस पर, तो ये हमारे पास में QE क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। प्लस चार्ज कैसा है, बहुत ओबीडियंट बच्चा है। कैसे ओबीडियंट बच्चा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में और प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो वो इसी डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना, हाँ, तो क्या करेगा, इसको इधर ले जाने की कोशिश करता है। तो ये उसके साथ में चल देता है, जैसा टीचर ने कहा वैसा ही बच्चे ने किया, बहुत अच्छा ओबीडियंट बच्चा है, राइट। लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है यहीं पर,
तो फोर्स नीचे की तरफ लगता है इस पे, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया है और अपवर्ड फील्ड लिया है, ठीक है। सो दैट कि ये जो फोर्स है हो क्या रहा है फिर, कि ये जो फोर्स है आपका QE, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये mg को बैलेंस कर रहा है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाना सीखा है ना, हाँ, mg नीचे और QE अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं किसी तरह का, नीदर फॉल्स नॉर राइज, राइट। तो क्या हो गया, फोर्स बैलेंस है, मतलब एफ नेट कितना है, न्यूटन सेकंड लो। अब आप कहोगे सर न्यूटन सेकंड लो, मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो क्या? बेटा मैकेनिक्स का तो रोल है ही सब्जेक्ट के फिजिक्स में, है कि नहीं है? हाँ, तभी तो फोर्स का रोल है, जहाँ पे फोर्स की बात हो गई वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ भी हम यूज कर सकते हैं। फोर्स को अगर बैलेंस है, किसी तरह की मोशन नहीं है, तो हमें पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स QE माइनस mg, है ना, यही है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में QE है, नीचे mg है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब a 0 है, m a 0 है ना, हाँ, तो ये हो गया। सो हमें QE इज इक्वल टू क्या आया, mg, एंड Q इज इक्वल टू mg बाई E, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चों को तो दिक्कत ये रहेगी कि उन्हें समझ में ये नहीं आएगा कि भैया इस मास का क्या करें ना, मास दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, उसका करें क्या। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। मास दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो हवा में क्या कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, और वो नीचे mg लगेगा बेटा, सिंपल है ना, यही हमें समझना था। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। हाँ, चार्ज की कुछ वैल्यू दी गिवन हो सकती है, कुछ और है ना, उसमें पूछ सकता है कि कितना फोर्स लग रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ सकता है उसने, राइट। उसका मास पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, नहीं दियो, मास नहीं दियो तो मास पूछ सकता है, क्यू अगर नॉट गिवन है तो आपका क्यू पूछ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया ना, इसमें ई गिवन है, मास गिवन है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ई भी पूछ सकता है कि ई कैलकुलेट करके बताओ ना, क्यू अगर गिवन है और mg है और कह रहा बैलेंस नहीं है, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो हो सकता है वो उस पर एक्सलेरेशन भी बता दे कि एक्सलेरेशन भी हो, और उस केस में टाइम वगैरह कुछ वेरिएशन आ सकता है, लेकिन हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए नीट में, पर पूछ भी सकते हैं, आजकल कोई बड़ी बात भी नहीं है। सो क्यू इज इक्वल टू mg बाई ई, ये हमारे पास में आ गया। अब m हमारे पास में गिवन है, राइट, 9.9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन ई, ये गिवन है, तो 3 इंटू 10⁻4, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 9.9 बाई 3 तो यह 3.3 हो गया, इंटू 10 की पावर, देखो -15 है, इसकी पावर 1 है ना, 10 की पावर 1, तो -14 हो गई, ऊपर जाएगी ये 4, 10 की पावर 4 है ना यहाँ पे, तो ऊपर जाएगी -4 हो जाएगी। सो -14 और माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे बेटा, हाँ। सो -14 प्लस ये -4, तो कितना होगा, -18, और ये किस में है, चार्ज किस में आता है, कूलम में, राइट। तो ये आंसर हो गया। देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ना, सिंपल से क्वेश्चन है। वैसे अगर तुम सोचोगे कि हम इसको सर उस तरह से कर सकते हैं, कितनी पास चॉइस दे रखी है, तो 3.3 दे रखा है, 3.2 दे रखा है, 1.6 दे रखा है, 4.8 दे रखा है, ठीक है। हाँ, पास चॉइस दे रखी है तो आप नहीं कर सकते, सबकी पावर -18 है, ठीक है ना। हाँ, पावर अगर मान लो बहुत ऊपर नीचे दी होती, पर तब भी आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ता। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना इस पर, कि कोई भी अननोन बना के इसको पूछ सकता है, हो सकता है क्यू को तो पूछा है इसमें, हो सकता है ई को पूछ लिया अननोन बना के, बाकी गिवन हो, क्यू और एम दिया हो, या फिर हो सकता है क्यू और ई दिया हो और एम पूछ ले इसमें, ठीक है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बना सकता है क्वेश्चन, पर इतना ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो कौन सा होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये बात ध्यान रखने वाली थी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं आप। ये देखो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई एआई पीएमटी में पूछा हुआ है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, है ना, डिस्टेंस दे दी दोनों के बीच में, 2 पॉजिटिव चार्ज ही हैं, मैग्नीट्यूड दे दिया Q और डिस्टेंस D दे दी,
इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नेचर है तो माइनस माइनस नेगेटिव होते, दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपल्सन होता, नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, सिंपल ही बात है ना। हाँ, देन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, राइट। किसी भी एटम में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलता है बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई है, सबसे बाहर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से, लूजली बाउंड होते हैं, कौन से, बाहर वाली सेल पे होते हैं, राइट। ओके, सो कम बैक टू द पॉइंट, सोल्व करो पहले तो इसको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात गिवन है। क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपको चार्ज क्यों दिया है, दोनों ना भाई, एक चार्ज क्यू प्लस क्यू ये है, दूसरा चार्ज ये है। अगर समझ में नहीं आ रहा ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा कुछ डायग्राम टाइप बना लेना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे ऐसे ना, हाँ ये हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें समझ में आ गया कि भी डी है, राइट, और तो कुछ दिया नहीं है। और उसने चार्ज ई पूछा है कि कितना हो ना, तो ई कब होता है, हमें ये पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही चार्ज आपका इंक्रीज होता जाएगा उस पर ना, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका प्लस ई चार्ज बच गया उसमें, क्यों बच गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा रह गया, अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए आए पार्टिकल में, ठीक है। हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे निकालते जाएंगे उतना ही उस पर चार्ज बढ़ता जाएगा। सो हमें ये पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 दोनों सेम है, सो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये हो गया, वेरी गुड। अब हम मान लेते हैं कि Q की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है सपोज, सो हम मान लेते हैं इसको Ne हो गया, राइट। ये किसके बराबर हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही उस पर ये E प्लस कह लो इसको चार्ज को, राइट। ये क्या हो जाएगा n, ये भी सेम है, E प्लस कह लो। सो ये हमारा हो गया यहाँ से क्यू स्क्वेयर इजक्वल टू एफ डी स्क्वेयर बाई के, और के की वैल्यू कितनी होती है, 1/एप्सिलॉन, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं है, हाँ वेरी गुड। सो बेटा यहाँ से हम क्यू की वैल्यू रख देंगे एन ई स्क्वेयर इजक्वल टू एफ डी स्क्वेयर बाई के, और आपका एन पूछा है ना इसने, हाँ एन पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा एन स्क्वेयर इजक्वल टू, के की वैल्यू भी देखो इसने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वजह से रखा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ इंटू डी स्क्वेयर अपॉन, बचा क्या, ये आपका ई स्क्वेयर नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। और जब एन निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो बेटा, सिंपल सी बात है। सो इसका स्क्वायर एन इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर। आंसर देखो कौन सा है, सी आंसर है ना, हाँ ओके। और तो कोई मैच नहीं कर रहा है, नहीं और तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसमें उल्टा दे रखा है, सी आंसर हो गया बेटा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, चार्ज पूछ लेता है वो, क्या पूछ रहा है इसमें, सिर्फ चार्ज पूछा है कि कितना चार्ज है, क्यू की मतलब इनडायरेक्टली क्यू की वैल्यू उसने पूछी है, राइट। क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, एफ कूलम्ब्स लॉ का, एफ इजक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, सोच के देखो एक बार। देखो क्या हो रहा है, टू स्पेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई, उनकी रेडियस इक्वल है बी एंड सी की, देखो इक्वल रेडियाई कह रहा है, कैरिंग इक्वल चार्जेस, चार्जेस भी इक्वल है, इन दैम रिपेल ईच अदर, मतलब कैसे हैं, मतलब दोनों की नेचर भी सेम है, रिपेल कर रहे हैं विद ए फोर्स एफ, एफ फोर्स भी गिवन है कि एफ फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, वेरी गुड। व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, ठीक है कोई भी डिस्टेंस हो सकती है ना, गिवन नहीं है इसमें। ए थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर, सो हम कह सकते हैं इसमें ए थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर्स हैविंग सेम रेडियस एज, ओके एज दो बार आ गया, कोई बात नहीं इसको कट कर दो, एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज
इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद बी। एक तीसरा स्फेरिकल सेल ए वो लिया जाता है, बी के पास में लेके आ जाते हैं ना, उसको टच करते हैं, उसको टच किया तो क्या हो गया, देन ब्रोट इन कॉन्टैक्ट, उसके बाद में बी से टच करने के बाद में, कॉन्टैक्ट मिलाने के बाद में उसको सी के पास लेके जाते हैं और फिर फाइनली उसको रिमूव करके बाहर भगा देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं ना। ठीक है, हाँ, मतलब वो आया घर के अंदर, बी और सी दो मेंबर हैं घर के अंदर, ठीक है ना। हाँ, एक तीसरा बंदा आया, उसने पहले बी से मुलाकात की, बी के गले मिला, ठीक है, उसके बाद में फिर वो बी से मिलने के बाद में सी के पास में चला गया और भाई उससे भी गले मिल ली, है ना, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सी, हाँ, उससे भी गले मिल लिया, उसके बाद में मुलाकात करके बाहर निकल लिया दोनों से। ठीक है, मतलब मेहमान आया, बी और सी मेंबर है घर के, ठीक है, क्या हो रहा है, बी और सी आपके मेंबर है। चलो स्पेयर कह रहे हैं ना, हाँ, स्पेरिकल कंडक्टर कह रहा है। तो देखो हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है बताओ फटाफट, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि भैया यहाँ पे ये देखो, सपोज ये स्पेयर 1 है, ये स्पेयर 2 है और दोनों के बीच में सेम रेडियस का कह रहा है, भाई बड़ा मत बनाओ ये, हाँ, दोनों अब सेम से है ना, दोनों के चार्ज, उस पर कुछ चार्ज है, लेट अस अज्यूम कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये बी है आपका और ये सी है, लेट अस अज्यूम इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है कि डी है। तो एफ हमारा कितना हो गया, एफ इजकल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये तो हमारी पहली कंडीशन आ गई, ठीक है ना, गिवन है ना। अब क्या काम किया कि ये दोनों मेंबर से, घर के दोनों फैमिली मेंबर से मिलने के लिए एक तीसरा बंदा आया जिसकी रेडियस सेम है ना, तीसरा स्पेयर लिया और वो पहले बी के पास में आया। तो जैसे ही उसने बी से कांटेक्ट किया, तो बी से कांटेक्ट किया, जैसे उसे गले मिले, अब हम तो गले वैसे ही मिल लेते हैं ना, ठीक है, हाँ, लेकिन चार्ज आपस में जब गले मिलते हैं, मतलब चार्ज मतलब कंडक्टर आपस में जब गले मिलते हैं और एक पे चार्ज है और दूसरे पे कुछ भी नहीं है, तो ये बड़े मतलब सही लोग, मैंने बताया ना बहुत एथिक्स वाले लोग हैं, क्या इनके जो नियम कायदे वाले बात करते हैं ये, तो क्या करते हैं कि भैया चार्ज को ये आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, क्या बराबर बराबर बांट लेते हैं। अगर सेम है, देखो क्या कर रहा हूं मैं कि भैया अब ये सेम है, देखो यहाँ पे ये ए आ गया, देखो ए आ गया और इसकी भी रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है। तो पहले बी से मिलने गया, तो अब बी से जब मिलने गया तो बी का चार्ज इसने क्या कर दिया, आधा कर लिया, बांट लिया। तो इस पर कितना आ गया, इस पर प्लस क्यू बाई 2 इस पर आ गया चार्ज। ठीक है, जब आधा इसने इसको दे दिया, क्यों, क्योंकि सेम साइज है, अगर साइज अलग अलग होता तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम साइज है, तो इस पर आ गया। अब ये जाके इससे मिलता है, क्या किया अब इसने, सी ने, ए ने, जो ए है ना यहाँ पर, ये ए है, पहले तो इससे चार्ज लेके आ गया, पहले तो ये गया भाई साहब, इससे आ गया और इससे चार्ज लेने के बाद में यहाँ पे प्लस क्यू बाई 2 चार्ज है इसके पास में। अब ये क्या काम किया इसने, अब ये इससे मिलने के बाद में यहाँ पे चला गया, किसके पास में, सी के पास में, देखो कह रहे हैं ना सी के पास में, सी से गले मिला। अब जाके जब सी से गले मिला तो इन्होंने भी कहा कि भाई हमारे पास में जो भी कुछ है भाई भाई करके आधा आधा बांट लेते हैं, है ना। तो चार्ज कितना है, अब सी के पास में प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इसके पास में कितना है, प्लस क्यू बाई 2 चार्ज है, क्यू बाई 2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा बताओ फटाफट, टोटल चार्ज हो गया आपका 3 क्यू बाई 4, सॉरी 2, ठीक है ना। ये तो टोटल चार्ज हो गया दोनों पे, जब दोनों गले मिले थे दोनों का ना, इनके पास में इतना चार्ज था। अब कहा कि भाई इसको आधा आधा करके बांट लेते हैं, तो कितना बांट लिया, क्यू बाई 2 कर लिया। तो जब क्यू बाई 2 होगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बाई 4 क्यू आ गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसके पास में इसकी जगह चार्ज कितना बच गया, 3 बाई 4 क्यू, ये चार्ज बच गया, कैसा, प्लस का। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसने पूछा है कि फाइनली रिमूव्ड, और अब भाई साहब ये ए जो थे ये कितना चार्ज लेके चले गए, प्लस 3 बाई 4 क्यू चार्ज लेके, अब ये भाग गए, कहाँ पर भागी भी क्या है भाई, मुलाकात हो गई, उसके बाद में घर से चलो, ठीक है, मिलना जुलना हो गया, तब ये निकल लिए। अब बताओ कि इन दोनों को वापस वही डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा। अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में अब जो फोर्स है वो F2 है,
इन दोनों के बीच में। कौन से इन दोनों के बीच में। तो कितना हो जाएगा के Q1 कितना बचा है भाई, Q/2 बचा है यहाँ तो। सो Q/2 क्योंकि दोनों प्लस के ही चार्ज है अभी भी, राइट। हाँ, और Q2 इस पे कितना बचा 3/4Q। सो 3/4Q अपॉन डिस्टेंस तो सेम ही है, तो कितना बच गया 3/4 हो गए, यहाँ पे 1/2 यानी 3/8 KQ²/D²। और इसकी वैल्यू अगर आपको ध्यान है तो क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो F के इक्वल है। ये देखो यहाँ पर F के इक्वल है ना, हाँ, जो शुरू में था फोर्स। तो ये रख देंगे हम भैया 3/8F। ये हमारे पास में नया फोर्स आ गया F2 हमारा 3/8F। तो आंसर क्या हुआ, अब जो फोर्स न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन है यानी F2 पूछा उसने, तो आंसर हो गया 3/8F, राइट। क्लियर है। तो इसमें समझने वाली बात कितनी थी, समझने एक ही कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है बस, केवल क्या कि जब दो चार्ज आके आपस में गले मिलेंगे तो वो उन पे जितना भी चार्ज है उसको मिल बांट के कैरी करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात थी, यही को बाकी तो आप कूलॉम लॉ का फॉर्मूला पता ही है। बस ये कॉन्सेप्ट समझने वाला था कि जब दो कंडक्टर मिलेंगे आपस में तो वो गले मिलेंगे, आके कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा कि वो चार्ज को आपस में बांट लेंगे। किसके हिसाब से, अच्छा साइज के हिसाब से बांटते हैं, ध्यान रखना। सरफेस एरिया जो भी कुछ रहेगा ना उस पर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल बटेगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो वैसा एक क्वेश्चन और है कुछ। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर चार्ज विद +12 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम are kept at certain distance in air. They are brought into the contact and then kept at some same distance. The ratio of the magnitude of electrostatic force between them before and after the contact. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ देखो, बिफोर यानी कि F1 की बात कर रहा है, तो F1 क्या आएगा, K चेंज क्या हो रहा है, K भी चेंज नहीं हो रहा और भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, तो हम उसको D लेते हैं डिस्टेंस को। सो ये इंटू 12 इंटू 8 Q1 इंटू Q2/D²। ये तो हमारा हो गया F1, राइट। F2 कितना हो जाएगा, दे आर ब्रोट इनटू कॉन्टैक्ट, वापस वही कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है। दैट मीन्स दोनों को जब कॉन्टैक्ट में लाया तो वो दोनों ने अपना चार्ज को क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया और फिर बराबर बराबर बांट दिया, क्योंकि सेम कह रहा है, सेम रेडियस है ना। Two identical metal sphere charged with a certain distance, they are brought into contact and then, अच्छा दोनों आपस में आ गए पास में और वापस उनको लेके गए। तीसरा यहाँ पे कोई तीसरा बाहर से नहीं आया, दोनों ने मिलन कर लिया, मिल गए भैया आपस में, गले मिल गए, उसके बाद में फिर अलग अलग उसी डिस्टेंस पे जाके बैठ गए। तो अब फोर्स कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, क्या होगा, अरे भाई एक पे प्लस चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। सो नेट चार्ज जो रहेगा वो कितना आ जाएगा 12, और दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। हाँ, सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग नहीं है, दोनों का सेम है। दैट मीन्स जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। सो 12 है, एक में ये माइनस का 8 है, तो कितना बच गया 4 बच गया प्लस का। अब बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा आधा करेंगे क्योंकि सेम है ना। हाँ, सो Q/2 बच गया चार्ज, यानी कि कितना बच गया यहाँ पे Q/2 करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज बच गया, राइट। तो अब क्या हुआ इन पे, जब Q1 की वैल्यू क्या हो गई, नई Q1 की वैल्यू कितना होगी, देखो ध्यान रखना, ये हमारे पास में +12 माइक्रोकूलम था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में -8 माइक्रोकूलम था। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी जो नई कंडीशन, उसके बाद में ये वापस मिले, कांटेक्ट में आए, गले मिले, तो उसके बाद में दोनों पर जो चार्ज है ना, चलो इसको अलग पेन से बना देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में ना आए। ओके, ये नई कंडीशन आ गई, ठीक है। हाँ, इसमें कितना चार्ज बचा, अब दोनों पे 2 माइक्रोकूलम बचा, क्योंकि दोनों का ये प्लस का है और वो माइनस का, तो माइनस प्लस को क्या करेगा, खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। हाँ, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो क्या बच गया, +4 बचा, उसको आधा आधा बांट लेंगे भाई, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं।
क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बस अपना बराबर बराबर बांट लिया। सेम साइज है, बोले जितनी भूख तुझे लगती है उतना तू भी खा ले भाई। अब दोनों बराबर साइज के हैं तो बोले जो भी कुछ है उसका आधा आधा बांट के खा लेते हैं, है ना। ये कर लिया इन्होंने। तो चलो फिर बताओ F2 क्या आएगा नई कंडीशन में। सर के तो सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम, वापस उसी डिस्टेंस पे ला के रख दिया इनको। सो इंटू 2 अपॉन डी स्क्वेयर, राइट। सो F1 और F2 का रेशियो निकालेंगे हम, तो किसका रेशियो आएगा? इनका रेशियो आएगा बस सीधा, है ना। इनके बाकी तो सब सेम है। तो ये कितना है? 12, मतलब 12 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2। सो कितना आ गया बेटा बताओ फटाफट? ये आपका आ गया 4 to 1 यानी 24:1 आ गया रेशियो। आया कि नहीं आया? सिंपल मैथ्स है, पढ़ते आने बचपन से, मैथ्स पढ़िए ना। हाँ, तो आंसर क्या आया? सी आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन सा? कि जब दो चार्ज बॉडी कॉन्टेक्ट में आएंगी तो उनका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी ही आपको न्यूमेरिकल्स आसान लगने लग जाएंगे। जो फिजिक्स हो सकता है आज आपको थोड़ा मुश्किल लगती होगी फिजिक्स, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो फिजिक्स पे फोकस बना के रखना है, फिजिक्स को नहीं भूलना है। न्यूमेरिकल जितने करते जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आसान हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ पे हमारा फोकस बनता है वो हमारी ज़िंदगी में बड़ी हो जाती है। हम समझेंगे फिजिक्स आसान है तो, और उस पर हम मतलब करेंगे काम। आज सोचने से नहीं होगा, केवल प्रैक्टिस करने से भी होगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस भी करनी है, नहीं तो सोचने से बोलेंगे आज ही मेरी टॉप रैंक आ गई है, हो सकता है ना आज ही मैं डॉक्टर बन गया हूँ। ऐसे सोचने से नहीं होता, काम भी करना पड़ता है, पर एक सोच बनानी पड़ती है। क्योंकि सारी चीज़ें सोच से शुरू होती है। जैसा सोचोगे वैसे ही आपका कर्म बनते जाएंगे और करते जाओगे आप। ठीक है, तो सोच सबसे पहले सुधारनी है। तो न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं? आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। ठीक है, चलो मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो। तब तक आपकी जर्नी थोड़ी आसान बनाने के लिए मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा है और आपको हेल्प मिल रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।